अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी के सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट शोल्डर जॉइंट की। तो मेरे साथ रहिए, हम शोल्डर जॉइंट की बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है शोल्डर जॉइंट। और शोल्डर जॉइंट वो स्टूडेंट जो कि फ़िज़िकल थेरेपी के फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, डीपीटी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शोल्डर हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है। और वो स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं और ऑर्थोपेडिक्स को एज ए करियर परसू करना चाहते हैं, उनके लिए भी शोल्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। याद आपने एक बात रखनी है और वो बात आपने ये याद रखनी है कि शोल्डर जॉइंट को हम लोग ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। और उसकी वजह क्या होती है अभी हम उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा शोल्डर जॉइंट स्टडी करना। जब हम शोल्डर जॉइंट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो शोल्डर जॉइंट है ये दो आर्टिकुलर सरफेसिस के बीच में आर्टिकुलेशन बनता है। इसी से आपको इसके दूसरे नाम का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको रिम यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर मैं अपने माउस के कर्सर जो है वो चला रहा हूँ, ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है। और इसके साथ ये आपको हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ द ह्यूमरस भी नज़र आ रहा होगा। तो ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। अब आप समझ गए, इसलिए इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहा जा रहा है, यानी ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ जो है वो जॉइंट बना रही है। अच्छा, अब जब हम शोल्डर जॉइंट को देखते हैं तो याद आपने रखना है कि शोल्डर हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है। और जहाँ पर हमने इसकी मोबिलिटी को इन्हेंस किया है वहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है इसकी स्ट्रेंथ को। तो इसकी स्ट्रेंथ को लेकर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास रहती है, इसलिए ये एक बहुत इजीली डिसलोकेट होने वाला जॉइंट है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए इसको जो है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहा जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ आपने याद रखनी है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है मगर स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो ये हमने ऑलरेडी बात सारी कर ली हुई है, जो मैंने आपको बताया है कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहलाता है। और याद रहे कि बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है साइनोवियल जॉइंट की। अच्छा, अब एक और बॉल एंड सॉकेट वैरायटी जो साइनोवियल जॉइंट की हमारे पास होती है वो आपको पता है, वो हमारा हिप जॉइंट है। बट हिप चूँकि एंटी ग्रेविटी जॉइंट है और उसने हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा रखना है, इसलिए हिप की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और मूवमेंट वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी है। नाउ शोल्डर जॉइंट इज़ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये बात हमने कर ली कि जहाँ मोबिलिटी है वहाँ कॉस्ट इसकी जो हमने पे की है वो उसकी स्टेबिलिटी है। नाउ इट्स ए टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। और टिपिकल साइनोवियल जॉइंट होने की वजह से इसके जो आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं दे आर कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। और मैं आपको भी डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर ये आपको ग्लिनोइड कैविटी इसकी नज़र आ रही होगी और ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर आपको ये जो ब्लू कलर की जो आपको रिंग नज़र आ रही है और ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर आपको ब्लू कलर की कवरिंग नज़र आ रही है, तो बेसिकली ये इसका हाईलाइन कार्टिलेज है। अच्छा, अब चूँकि ग्लिनोइड कैविटी बहुत ही शैलो कैविटी है, बहुत ही, और जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बहुत बड़ा है, तो ये इतनी शैलो कैविटी में ये हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो ठहर नहीं सकता, स्टेबल नहीं हो सकता। तो दो चीज़ों की मदद से इसको पॉसिबल किया गया है। नंबर वन, जो ग्लिनोइड कैविटी है उस ग्लिनोइड कैविटी के पूरे मार्जिन के ऊपर देयर इज़ अ रिंग एंड इट्स कॉल्ड ग्लिनोइड लेब्रम। और ये जो ग्लिनोइड लेब्रम है ये थोड़ा सा डीप कर देता है, हमारी ग्लिनोइड कैविटी की डेप्थ बढ़ा देता है। दूसरा, यहाँ पर एक मसल्स का ग्रुप है कॉल्ड रोटेटर कफ मसल्स, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, उसका हमने फार्मूला बना रखा है, एक सिट्स। तो वो रोटेटर कफ मसल भी ऊपर से, आगे से, पीछे से जो है इसको स्ट्रेंथन करते हैं, नीचे से नहीं करते। इसलिए शोल्डर का जो लोअर पार्ट है इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर जब हम आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो ग्लिनोइड कैविटी और साथ में जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो आर्टिकुलेट करता है। ग्लिनोइड कैविटी को हमने बात की कि ग्लिनोइड लेब्रम के ज़रिए हम जो है वो उसको डीप करते हैं। अच्छा, अब याद रहे, इस जॉइंट को मजबूत करने के लिए यहाँ पर रोटेटर कफ मसल्स का ग्रुप है जिसमें हमारे पास सुपर स्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरीज माइनर और सब स्कैपुलरिस, चार मसल जो हमें शामिल है। मैं आपको चारों के डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अब आप इस डायग्राम में क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें स्पाइन ऑफ स्कैपुला नज़र आ रही और इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर ही हमें सुपरास्पिनेटस मसल नज़र आ रहा है और स्पाइन के नीचे हमें इंफ्रास्पिनेटस मसल जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे टीरीज माइनर मसल में नज़र आ रहा है और एंटीरियरली हमें इसके सब स्कैपुलरिस जो है वो नज़र आ रहा है। देखिए, ऊपर भी मसल है, आगे भी मसल है, पीछे भी मसल है, नीचे कुछ नहीं है। इसलिए जो शोल्डर का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो लोअर पार्ट है, इट इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जब कैप्सूल की हम बात करते हैं तो जो शोल्डर जॉइंट एक कैप्सूल है वो ग्लिनोइड कैविटी को पूरी को अपने अंदर जो है वो बंद कर लेता है और साथ में ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है इसको पूरे को जो है कवर करके जो सर्जिकल नेक और सॉरी एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस जो होती है उस एनाटॉमिकल नेक से अटैच हो जाता है। मैं भी आपको उसकी जो है वो डायग्राम में दिखाता हूँ।
याद रहे क्योंकि शोल्डर एक बहुत मोबाइल जॉइंट है, इसलिए शोल्डर का जो कैप्सूल है वो बहुत टाइट, बहुत टेंस कैप्सूल नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी लेग्स कैप्सूल, ताकि वो अलाउ करे जो बहुत ग्रेटर डिग्री ऑफ मूवमेंट्स को। ये देखिए, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे के पूरे कैप्सूल के अंदर जो है वो मौजूद होगी, और ये ग्लिनोइड कैविटी को पूरे को और हेड ऑफ द ह्यूमरस को पूरे को जो है वो कवर कर रही है। साथ में एक और मजे की चीज़ देखें, ये आप ग्रेटर ट्यूबरक्यूल और लेसर ट्यूबरक्यूल नज़र आ रही है, और उनके बीच में इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्किस या बाइसेप्टल ग्रूव है, और आप देख रहे हैं यहाँ से बाइसेप के लॉन्ग टेंडन जो है वो लॉन्ग हेड के टेंडन आ रहा ही हो रहा है। तो इस लॉन्ग हेड के टेंडन के ऊपर भी एक शीट है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रही है। कैप्सूल की हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है कि ये बहुत लेग्स कैप्सूल होता है और आर्टिकुलर सर्फेसिस को कवर करता है। अच्छा, जब आप देखेंगे किसी शख्स को जिसका जो शोल्डर है वो बॉडी के साथ एबडक्ट हुआ होगा, मिला हुआ होगा, तो ये कैप्सूल जो है वो नीचे से थोड़ा सा एक पाउच बना रहा होता है, लेग्स कर रहा होता है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। और जब हम आर्म को एबडक्ट करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर जो है ये डायग्राम आप ज़रा देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ा इसके लिए। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो कैप्सूल आप देख रहे हैं, इसका जो लोअर पार्ट है ये बड़ा लेग्स है, और ये लेग्स इसीलिए ताकि जब हम आर्म को एबडक्ट करें यानी आर्म को बाहर लेके जाएँ तो ये स्ट्रेच हो जाए, और स्ट्रेच होकर जो है ये अलाउ करे यहाँ पर इस आर्म की एबडक्शन को। अगर ये टाइट होता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये एबडक्शन में एडक्शन के अंदर, एडक्शन के अंदर टाइट होता तो जैसे ही मैं इसको एबडक्ट करने की कोशिश करता तो ये यहाँ से वियर एंड टियर हो जाता और रप्चर हो जाता। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये जो कैप्सूल है बड़ा लेग्स है, और ये बहुत ईजीली जो है वो सारे अपने काम जो है वो कर लेता है। ओके, तो यही पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैप्सूल इज पर्टिकुलर लेग्स एंड लाइज इन द फोल्ड विद द आर्म इज एबडक्टेड। तो जब वो आर्म एबडक्ट है तो वो फोल्ड बना रहा है, और ये फोल्ड हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो एबडक्शन जो है वो कर सकें। ना यहाँ पर भी आपको ये जो है नीचे इसका लूज़ पार्ट नज़र आ रहा है, और ये जो लूज़ पार्ट है, यही लूज़ पार्ट जो है सारा का सारा मामला हमें एबडक्शन में जो है वो अलाउ करता है, और सारे मामला हमारे चलते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं कि इसके लिगामेंट्स की, तो एक तो आपको पता है आर्टिकुलर कैप्सूल इसका लिगामेंट है, दूसरे इसमें जो दो लिगामेंट हैं वो इसके साथ जो है एक लिगामेंट डायरेक्ट इसके साथ अटैच है, और बाकी 3 लिगामेंट जो है वो उसके एसेसरी लिगामेंट है। तो ग्लिनोह्यूमरल जो लिगामेंट है वो डायरेक्टली इसके साथ अटैच है। मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, और यहाँ पर ये जो बैंड आपको नज़र आ रहे हैं, दीज बैंड्स आर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। तो नाम से पता लग रहा है ये ग्लिनोइड कैविटी को ह्यूमरस के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। अच्छा, एक और जो आपको लिगामेंट यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, ये ग्रेटर ट्यूबरक्यूल और लेसर ट्यूबरक्यूल के बीच में ह्यूमरस के 2 पार्ट्स को ब्रिज कर रहा है, तो दिस इज़ द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब चूँकि ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है शोल्डर जॉइंट से, तो ये एसेसरी लिगामेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है। तो यहाँ पर ये आपको ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट नज़र आ रहा है, और ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ये हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये है। और ये चूँकि शोल्डर के साथ हैं तो इन्होंने यहाँ पर इसको कैप्सूल के साथ जो है वो दिखा दिया है। इसके साथ आपको यहाँ पर कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट भी नज़र आ रहा है, और कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट भी नज़र आ रहा है। अब कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट आप समझ सकते हैं कि कोरेकोइड प्रोसेस को जोड़ रहा होगा ह्यूमरस के साथ, और जो कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट है वो आप समझ रहे हैं कि वो कोरेकोइड प्रोसेस को एक्रोमियल के साथ जोड़ रहा होगा। मैं आपको ये दोनों भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कोरेकोइड प्रोसेस है, और ये एक्रोमियन से जुड़ रहा है, तो दिस इज़ दी कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोरेकोइड प्रोसेस है, और कोरेकोइड प्रोसेस से ये ह्यूमरस से अटैचमेंट हो रही है, तो ये कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है। आगे भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है जो कोरेकोइड प्रोसेस को ह्यूमरस से जोड़ रहा है, ये ना, तो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट ये वाला, और ये आपको कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एसेसरी लिगामेंट हैं, इनका डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन या ताल्लुक नहीं होता। साइनोवियल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन शोल्डर की जो आर्टिकुलर कैप्सूल है उसके अंदर से पूरा लाइन करती है, साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, और आपको पता है जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन की रिडक्शन का काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ आपने ये बात भी याद रखनी है, और ज़रूर याद रखनी है, भूलनी नहीं है, कि साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पर बहुत सारे बरसात भी बनाती है, क्योंकि शोल्डर एक बहुत मोबाइल जॉइंट है। तो यहाँ पर 2-3 जो बरसात हैं वो आपने ध्यान में रखने होंगे। एक सब एक्रोमियल बरसा है और एक सब स्केपुलरिस बरसा है, ताकि जब मूवमेंट हो तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ और जो सब स्केपुलर टेंडन है उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप ना हो। तो यहाँ पर सब स्केपुलर बरसा और हमारे पास जो एक्रोमियल बरसा है वो भी यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आएंगे। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि जो बाइसेप के लॉन्ग टेंडन है वो भी चूँकि अपना कैप्सूल के अंदर से निकल के बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आता है तो एक आर्टिकुलर जो है वो लेयर जो होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, वो इस टेंडन के साथ भी जो है वो अटैच होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको वाज़ेह नज़र आ रही है
ये साइनोवियल शीथ है और ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन आपको नज़र आ रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर ये आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन और डिफरेंट बर्सा नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको सब एक्रोमियल बर्सा नज़र आ रहा है। ये आपको यहाँ पर आगे जो है वो और भी बरसात नज़र आ रहे होंगे। ओके, न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात बार बार कर चुके हैं कि जो हिल्टन लॉ है उसके मुताबिक जो मसल जॉइंट को सप्लाई करते हैं उनकी जो सप्लाई होती है वही जॉइंट की नर्व सप्लाई होती है। तो एक्सिलरी, लेटरल पेक्टोरल और सुप्रास्केपुलर नर्व जो है वो शोल्डर जॉइंट की नर्व सप्लाई है, क्योंकि ये डेल्टोइड की, पेक्टोरल मेजर की और बाकी मसल्स की जो है वो नर्व सप्लाई है। जब हम बात करते हैं वेस्कुलर सप्लाई की तो हमारे पास जो एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट था, आपको याद होगा, उससे दो आर्टरीज अराइज हो रही थी, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज वो और सब स्केपुलर आर्टरीज, ये तीन आर्टरीज मिलके एनास्टोमोस बनाती हैं अराउंड द शोल्डर जॉइंट और वो फिर पूरे शोल्डर को सप्लाई करता है। ओके, ये डायग्राम आप देखिए। तो ये डिफरेंट नर्व्स हैं, आप देख रहे हैं एक्सिलरी नर्व है, सुप्रास्केपुलर नर्व है जो कि शोल्डर की जो है वो नर्व सप्लाई बना रही है। और जब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपको एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी नज़र आ रही है और ये आपको सब स्केपुलर और सुप्रास्केपुलर आर्टरी नज़र आ रही है और ये इसको जो है वो ब्लड सप्लाई दे रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सुप्रास्केपुलर आर्टरी ये आ गई और ये इसने शोल्डर के अराउंड एनास्टोमोस बनाया अलॉन्ग विद दी एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज की। बर्सा की मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। दो बर्सा आपने यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने, एक सब एक्रोमियल बर्सा है और एक हमारा सब स्केपुलर बर्सा है, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस के साथ और सब स्केपुलर मसल का जो टेंडन है उसके साथ इसकी जो फ्रिक्शन है उसको जो है वो कम करता है। यहाँ पर आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, देखिए ये आपको सब स्केपुलर बर्सा भी नज़र आ रहा है, ये सब स्केपुलर मसल के साथ है, ये हमारा सब स्केपुलर मसल है, आप ये लेवल देख सकते हैं। और ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये हमारा सब एक्रोमियल बर्सा है। ठीक है, ये स्नेल का डायग्राम है और आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली ऑलरेडी। तो ये हमारा सब स्केपुलर बर्सा हो गया और ये देखिए ये लॉन्ग टेंडन आ रहा है बाइसेप के लॉन्ग हेड का, उसके साथ भी साइनोवियल शीथ है और यहाँ पर आपको सब एक्रोमियल बर्सा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। सब एक्रोमियल बर्सा भी हमने बात कर ली। जब मूवमेंट की हम बात करते हैं तो शोल्डर हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है। इस पर फ्लेक्शन भी होती है, इसके ऊपर एक्सटेंशन भी होती है, इसके ऊपर लेटरल रोटेशन होती है, इसके ऊपर मीडियल रोटेशन होती है, इसके ऊपर जनाब एडक्शन होती है, इसके ऊपर एडक्शन होती है। और जब ये सारी मूवमेंट कंबाइन हो जाती हैं तो एक कॉमन मूवमेंट जैसे आपने देखा फार बुलाते हैं, पूरा अपना हाथ ऐसा करके गोल घुमाते हैं और बॉल डिलीवर करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है इसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। तो शोल्डर के ऊपर सर्कमडक्शन भी होती है। तो शोल्डर इज़ ए वेरी वेरी मोबाइल जॉइंट। तो कौन कौन सी मूवमेंट कैसे कैसे होती है, कौन कौन करवाता था देख लेते हैं। तो ये देखिए ये स्नेल का डायग्राम है, इसमें आप डिफरेंट मूवमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप एडक्शन एबडक्शन देख रहे हैं, यहाँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, या आप मीडियल लेटरल रोटेशन देख रहे हैं और ये सब का कॉम्बिनेशन जो है वो सर्कमडक्शन की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। फ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो फ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री से होती है। और याद रहे जब शोल्डर फ्लेक्स होता है तो शोल्डर इस तरह से आगे मूव कर जाता है। तो शोल्डर की फ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ जो है वो एंगल कम या ज़्यादा हो रहा हो, तो इस तरह से जो है ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो 90 डिग्री तक होती है। डेल्टोइड के एंटीरियर फाइबर्स, पेक्टोरलिस मेजर, बाइसेप्स और कोरेकोब्रेकियलिस जो है फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट जो है वो करवाते हैं। तो ये आप देखिए फ्लेक्शन में ये आप देख रहे हैं शोल्डर आगे की तरफ मूव कर रहा है। एक्सटेंशन की जब आप बात करते हैं तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन से कम होती है और 45 डिग्री तक होती है। और डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर साथ में लेटिसिमस डॉर्सी और टीरियस मेजर मसल जो है वो शोल्डर की एक्सटेंशन का बात है। ठीक है, और एक्सटेंशन में देखिए पीछे की तरफ जा रहा है, आपका जो वो शोल्डर है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह की जब हम एबडक्शन की बात करते हैं तो शोल्डर की एबडक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहूँगा कि आप एक मिनट को यहाँ पर इसको समझें। देखिए शोल्डर की एबडक्शन करवाने वाले मसल्स तीन हैं। नंबर 1 सुप्रास्पिनेटस, नंबर 2 डेल्टोइड का मिडिल पार्ट एंड नंबर 3 इज़ ट्रेपीजियस। तो 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक जो इनिशिएशन होती है एबडक्शन की, अगर आपको मेरा शोल्डर नज़र आ रहा हो, ये देखिए अब ये मेरा शोल्डर भी एडक्ट हुआ है। जो इनिशिएशन होगी एबडक्शन की 15 डिग्री तक ये करवाता है सुप्रास्पिनेटस। उस बाद 90 डिग्री तक जो एबडक्शन होगी ये करवाएंगे डेल्टोइड के मिडिल फाइबर्स। और उसके बाद ये जो मैं आर्म को अबव दी हेड लेके जा रहा हूँ ऐसे, ये करवाता है हमारा ट्रेपीजियस। तो ये बात आपने याद रखनी है। 0 डिग्री से 15 डिग्री तक सुप्रास्पिनेटस इनिशिएशन करवाता है एबडक्शन की। 15 डिग्री से 90 डिग्री तक मिडिल पार्ट ऑफ द डेल्टोइड ये उसको मेंटेन करवाता है 90 डिग्री तक। और उसके बाद जो अबव द हेड जो मूवमेंट हो रही है वो हमारा फिर ट्रेपीजियस मसल करवाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं। अक्सर जो है वो एबडक्शन ऑफ दी शोल्डर के ऊपर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं और वो कहते हैं बताइए शोल्डर की एबडक्शन कैसे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये एबडक्शन जो है इस तरह से हो रही है। एडक्शन करवाने वाले जो मसल्स हैं वो हमारे पास एबडक्शन में आपको पता है ये पार्ट जो एबडक्ट हुआ था, अब ये पार्ट जो है वापस आके इससे मिल जाएगा
और इसके जो हमारे पास मसल्स हैं वो पेक्टोरल मेजर है, लेटिसिमस डॉर्सी है, टीरियस माइनर है, ये हमारे मसल्स हैं। याद रहे टीरियस माइनर है और टीरियस मेजर भी है, और रोटेटर कफ में टीरियस माइनर है, मेजर नहीं। तो ये आप देख रहे हैं इसमें ये एडक्शन इस तरह से हो रही है। अच्छा, जब मीडियल रोटेशन की बात करेंगे, लेटरल रोटेशन की बात करेंगे, तो मीडियल रोटेशन में आप समझ रहे हैं कि शोल्डर से जो आर्म है, फोर आर्म, ये बॉडी की तरफ आएगा, और लेटरल रोटेशन में ये बॉडी से अवे चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लेटरल रोटेशन में आर्म बॉडी से अवे मूव कर रहा है और मीडियल रोटेशन में बॉडी की तरफ मूव कर रहा है। तो जब हम मीडियल और लेटरल रोटेशन की बात करते हैं तो लेटरल रोटेशन 40 to 45 डिग्री तक होती है। इंफ्रास्पिनिडस, टीरियस माइनर और डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से मीडियल रोटेशन 55 डिग्री तक होती है। सुपरा स्केपुलर, सब स्केपुलरिस, लेटिसिमस डॉर्सी और एंटीरियर फाइबर और डेल्टोइड्स को करवाते हैं। अब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, जब ये और लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन जब ये सारे मिल जाएंगे तो इसके कॉम्बिनेशन से जो मूवमेंट बनेगी उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं सर्कमडक्शन का, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं फास्ट बॉलर या जो क्रिकेट में जो स्पिनर्स या बॉलर जिस तरीके से पूरा हाथ घुमा के बॉल डिलीवर करते हैं, तो ये वो चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो सर्कमडक्शन इन सारी जो मूवमेंट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन है। ओके, अब शोल्डर जॉइंट की जो रिलेशन है वो अगर आप याद करना चाहें तो ज़रूर याद करें, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है, जो आपने ज़रूर याद रखनी है, वो हैं जनाब अली आपकी इसके पोस्टीरियर रिलेशंस, और पोस्टीरियर कह रहा हूँ, सॉरी, इन्फीरियर रिलेशन। उसकी वजह ये है कि शोल्डर की जो सबसे कॉमन डिसलोकेशन है वो इन्फीरियर है। मैंने आपको समझाया था कि जो रोटेटर कफ मसल हमारा है, रोटेटर कफ मसल हमारा आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये चूँकि बहुत वल्नरेबल है और यहाँ बहुत डिसलोकेशन होती है, इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इन्फीरियर रिलेशन हमें पता होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइसेप मसल का हेड है, एक्सिलरी नर्व है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शोल्डर इन्फीरियरली डिसलोकेट हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो एक्सिलरी नर्व को डैमेज कर सकता है, और एक्सिलरी नर्व डेल्टोइड की नर्व सप्लाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। बाकी आप भले कुछ भी याद ना रखिएगा रिलेशन, मगर इसके इन्फीरियर रिलेशन आप ज़रूर याद रखिएगा। डिसलोकेशन सबसे कॉमन उधर ही है ना। तो ये फिर आपको डिफरेंट जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर रिलेटेड नज़र आ रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ही आपको एक्सिलरी जो है वो नर्व यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक्सिलरी नर्व है और देखिए नीचे की तरफ जो है वो मौजूद है। और ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं वो जो कैप्सूल की जो लेक्सिटिटी थी वो भी आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये एक्सिलरी नर्व आपको नज़र आ रही है, देखिए एक्सिलरी नर्व, और ये पोस्टीरियर एक्सिलरी वेसल भी आपको नज़र आ रही है। तो अगर ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ और ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है वो डैमेजिंग जो है यहाँ पर ये हो सकता है। इस तरह से आपको सब एक्रोमियल बर्सा भी नज़र आ रहा है और आपको सब स्केपुलर बर्सा गालिबा नज़र नहीं आ रहा। खैर बार, तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट को मैंने जितना सिंपल करके मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताया, आपने इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। और राइट, तो बेटा आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 3000 प्लस हो गया हुआ है और बहुत शॉर्ट स्पैन में हुआ है। बहुत मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस रिस्पांस को कंटिन्यू रखिए। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, जिन्होंने अब तक इस चैनल को नहीं देखा है, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उनको कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे कोई नया लेक्चर जो है वो अपलोड हो उनको पता चल जाए। दूसरा, बीच में कुछ मैं प्रॉब्लम्स, कुछ डोमेस्टिक मेरे कुछ इशूज़ थे, मैं बीच में लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सॉर्ट आउट हो गए। तो अब आप देखेंगे कि जिस तरह से रेगुलर हम बीच में रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक लेक्चर अपलोड करते जाते थे, अब हम दोबारा जो है इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो लेक्चर अपलोड करेंगे। तो मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।